So good morning everyone, and today we'll be taking In the Bazaars of Hyderabad, a poem by Sarojini Naidu. Let me share my screen so that the poem will be in front of you and then we can start with the explanation. Yes. In the Bazaars of Hyderabad. In this poem, Sarojini Naidu evokes the scene of a jostling bazaar in Hyderabad. So, यह कविता में सरोजिनी नायडू ने हैदराबाद के बाजार का वर्णन किया है. ओके, जॉस्लिंग बाजार, जॉस्लिंग मतलब एक्टिविटी से भरपूर, बहुत एक्टिविटी ये बाजार में दिखाई देती है और ये एक्टिविटी का बिल्कुल पूरा डिटेल में वर्णन इस कविता में हमें बताया गया है. Yesterday I told you that a poem is capable of evoking emotions. A poem is capable of putting the picture in front of your eyes. So here in this poem we can have a beautiful description. The poet has given a beautiful description and the whole scene of bazaar, it flashes in front of your eyes. The words have power to bring out that scene or just flash that scene in front of your eyes. Words have emotions to really bring out those emotions. They touch your heart, they touch your mind. So words have so much potential in them. Words मतलब शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि आपके सामने हैदराबाद का पूरा बाजार सिर्फ शब्दों के माध्यम से यहाँ पर सरोजिनी नायडू ने आपके सामने ये बाजार का माहौल एकदम दिखाया है. आपके आंखों के सामने आपको दिखाई देगा. तो हम शुरू करते हैं इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. सो द बाजार इज जॉस्लिंग विद एक्टिविटी. ये शब्द याद रखना. So, you use these words in your answers. The bazaar is jostling with activity. Jostling बहुत चहल पहल होती है. It is jostling with activity. हैदराबाद इज सरोजिनी नायडूज होम टाउन. सरोजिनी नायडू का जन्म यहाँ पर हुआ है हैदराबाद में और इसीलिए ये काफ़ी अच्छी तरह से इस बाजार से वाकिफ है. Through a series of questions that she addresses to the traders and vendors in the vibrant bazaars of Hyderabad, and in the replies that follow, the readers get to know the intricate details. So, ये कविता क्वेश्चन आंसर्स के आंसर नहीं है पर क्वेश्चन के फॉर्म में है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर. सो व्हाट हैपेंस? क्यों क्वेश्चंस? बिकॉज इट गोज विद द थीम. This is the poem about bazaar. So definitely in the bazaar you keep on asking questions to the vendors. हम बाजार में वेंडर्स को हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं. भैया ये कितने का दिया? भैया आप क्या क्या है आपके पास? तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं. हमारे कानों पर उनकी आवाज़ें पड़ती रहती है. वो क्या बेच रहे हैं ये भी हमें पता चलता है. हमारी आंखों से हम देखते हैं वो उनके पास क्या क्या सामान है. फिर भी हम उनको पूछते हैं कि आप क्या क्या बेच रहे हो. सो दिस इज व्हाट यू से. इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. वाई इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस? अब ये देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये जो प्रश्न मैं आपको पूछ रही हूँ, दीज आर द क्वेश्चंस विच माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम. कि क्यों पूछा गया, ये क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्यों है. तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज in the bazaar we keep on asking questions. So to make the readers get that feel of bazaar, Sarojini Naidu has asked questions. इसीलिए सरोजिनी नायडू ने क्वेश्चंस इस कविता में पूछे हैं, क्योंकि हमारे सामने हम बाजार में जब भी जाते हैं तो क्वेश्चंस पूछते हैं. हम वेंडर्स को, बेचने वाले को हम पूछते हैं ये कितने का दिया, वो कितने का दिया. और इस वजह से ये कविता में भी क्वेश्चंस के माध्यम से सरोजिनी नायडू बाजार का चित्र हमारे आंखों के सामने पेश कर रही है. ओके, द रीडर्स गेट टू नो द इंट्रिकेट डिटेल्स. तो ये क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सारे डिटेल्स, उनके शॉप में उनके सामने कौन सी चीज़ें डिस्प्ले की है, वो सारी चीज़ों की डिटेल्स हमें यहाँ पर शब्दों के माध्यम से हमें समझ में आती है. नॉट ओनली द वेयर्स, जो सामान बेच रहा है, वेयर्स मतलब द थिंग्स,
the wares being sold, but also about the relation to the life. उनका जीवन से क्या संबंध है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन ये कविता में दी गई है. Now we begin with the poem. In the bazaars of Hyderabad, what do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. तो मर्चेंट सबसे पहले जैसे ही वो एंटर होती है बाजार में तो उन्हें व्यापारी लोग दिखते हैं. तो ये मर्चेंट्स व्यापारी मर्चेंट से शी आस्क्स रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड. व्हाट डू यू सेल, आप क्या बेच रहे हो? रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, आपके ये वेयर्स ये सारा जो सामान है कितना सुंदर तरीके से आपने सजाया है, डिस्प्ले किया हुआ है. टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, यहाँ पर तो खूब बहुत सारी खूबसूरत चीजें रखी हुई है. टर्बन्स है, यहाँ पर पगड़ियां हैं जो क्रिम्सन रेड कलर की है, सिल्वर सुनहरे मतलब सिल्वर इज चंदेरी रंग, चांदी का रंग. तो रेड एंड सिल्वर की कॉम्बिनेशन में आपके टर्बन्स तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं. ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, आपके पास ट्यूनिक्स है. ट्यूनिक्स मीन्स अ फ्रॉक स्टाइल ऑफ अ थिंग जो नीज के भी नीचे तक जाता है. सो ट्यूनिक्स ये ऐसा क्लोथिंग है वहां पर. पर्पल जामुनी रंग का है, ब्रोकेड मतलब जरी वाला है. सो ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, मिरर्स मतलब आईने. कौन से आईने हैं? आईने तो बहुत सुंदर सुंदर है. सिर्फ आईना नहीं है तो उससे उसके आजू बाजू में पैनल्स, पैनल्स मतलब उसकी फ्रेम जो है वो एम्बर के रंग की है. एम्बर मतलब गोंद के रंग की है. अब गोंद एम्बर जो है एक प्रकार का रेजिन चिकट एक पदार्थ होता है जो गोंद के रंग का होता है. तो इसीलिए यहाँ पे तुलना वो जो फ्रेम है उसका रंग बिल्कुल उस एम्बर के जैसा है. इसीलिए कहा गया है पैनल्स ऑफ एम्बर. एम्बर कलर के, गोंद के रंग के, हल्के ब्राउन रंग के क्या है? पैनल्स हैं. पैनल्स ऑफ एम्बर. डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड, डैगर्स मतलब खंजर. आपके पास तो खंजर भी है और देखो उसके हैंडल्स कितने सुंदर है. जेड, जेड ये एक मौल्यवान रत्न होता है और ये हरे रंग का होता है. जेड इज अ ग्रीन प्रेशियस स्टोन. तो डैगर्स, डैगर्स आपके पास है जिनके हैंडल्स में क्या लगे हुए हैं? ये प्रेशियस स्टोन्स जो हरे रंग के हैं. वाह कितने सुंदर दिख रहे हैं. तो ये सारी चीजें मर्चेंट्स के पास हैं. और सरोजिनी नायडू पूछते हैं मर्चेंट्स आपके पास क्या क्या है? तो ये आपको इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन, इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर विद द मर्चेंट्स, यू विल बी एबल टू टेल व्हाट आर द थिंग्स. They have turbans, they have tunics, they have mirrors and daggers. So ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं. What do you wear, O vendors? अब वो आगे की दुकान में जाती है. वो वेंडर्स के पास क्या क्या है? ये वेंडर्स अगेन people who are selling things. So देखिए merchants है, then there are vendors. Remember all these words. हमेशा ही हम हिंदी बोलते रहेंगे तो हमें ये वर्ड्स ध्यान में नहीं रहेंगे. So first she went, she talked to merchants. Then she went and then she sees that there are vendors. What do you weigh, O vendors? क्या आप तोल रहे हो? ये वेंडर्स जो है ये कुछ चीजें तोल रहे हैं. दे आर वेइंग समथिंग. क्या क्या है उनके पास? सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस. सैफरन केसर है, लेंटिल दालें हैं काफी सारी, राइस मतलब चावल हैं. तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें सामने रखी हुई है जिनको वेंडर्स तोल रहे हैं. तो बहुत सारी कलरफुल लेंटिल्स हैं. तो कोई पीले रंग की दाल है, कोई लाल रंग की है, कोई हरे रंग की है. तो मूंग की हरे रंग की है, मूंग है, मसूर है, चने की दाल है. सो यू हैव लेंटिल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. देन सैफरन, ये केसरी रंग भी वहां पे दिख रहा है. राइस मतलब सफेद रंग भी है. सो द बाजार इज फुल ऑफ कलर and the bazaar is full of activity. The bazaar is full of noise also. So everything is captured in this poem. When you are asking what do you sell, O merchants, kya kya hai aapke paas? So this is all sounds which are there in the bazaar. So there is sound, there is color and there is activity which is going on in the bazaar. What do you grind, O maidens? What do you grind? Grind matlab aap kya यहाँ पर पीस रहे हो? कुछ पीसना चल रहा है, कुछ ग्राइंड करना चल रहा है. सो व्हाट डू यू ग्राइंड? आप क्या पीस रहे हो? वहां कुछ मेडन्स हैं. मेडन्स मीन्स यंग लेडीज. सो व्हाट डू यू ग्राइंड? क्या आप ग्राइंड कर रहे हो? सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस. तो आपके पास क्या क्या है? सैंडलवुड मतलब चंदन, हेना मतलब
मेहंदी, और स्पाइस मतलब मसाले। फिर यहाँ पर अलग अलग रंग भी हैं। एंड देन आगे बढ़ के और उन्हें कोई पेडलर्स मिलते हैं। पेडलर्स मतलब जो घूम घूम कर सामान बेच रहे हैं, क्योंकि उनके शायद ठेले में कुछ पैडल लगे हुए हैं, वो पेडल कर करके यहाँ वहाँ जा जाके बेच रहे हैं। व्हाट डू यू कॉल, लेकिन जाते जाते घूमते घूमते वो चिल्ला भी रहे हैं, इसलिए कॉल। व्हाट डू यू कॉल ओ ए पेडलर्स चेसमैन एंड आइवरी डाइस। तो इनके पास क्या क्या है? चेसमैन, चेस की गोटियां, चेस के जो लोग, चेस में जो ऊंट होते हैं, हाथी होते हैं, ये सारी चीजें उनके पास है। एंड आइवरी डाइस, आइवरी डाइस में आइवरी मतलब हस्ती दंत का है, डाइस मतलब जो पासा होता है, तो जिसमें 6, 3, 2 जो हम लूडो खेलते हैं, तो उसमें जो डाइस होता है, तो ये डाइस भी उनके पास बेचने के लिए है। What do you make ओ ए गोल्डस्मिथ। अभी आगे जाकर उनको कुछ सुनार दिखते हैं, तो सुनार क्या बेच रहे हैं? नाउ सुनार के पास है रिस्लेट, और क्या क्या है? रिस्लेट मतलब हाथों में पहनने वाली चीज। रिस्लेट मतलब जैसे चूड़ी होती है जो हम हाथों में पहनते हैं। सो उनके पास है रिस्टलेट, एंकलेट एंड रिंग। रिस्टलेट जो रिस्ट में पहनते हैं, एंकलेट मतलब जो एंकल में पहनते हैं, जो जैसे छुमछुम है, हमारे घुंघरू है, तो दीज आर द एंकलेट्स। एंड रिंग, रिंग मतलब अंगूठी। सो सोने की क्या क्या चीजें हैं? रिस्टलेट, एंकलेट एंड रिंग। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स। इतनी ही नहीं तो छोटी छोटी घंटियां हैं। ये छोटी घंटियां इतनी हल्की है। अब ये कंपैरिजन है, दिस इज अ सिमिली। अब ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा फिगर्स ऑफ स्पीच में मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर इट इज अ कंपैरिजन। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, छोटी छोटी बेल्स, बेल्स मतलब घंटियां हैं। पिजन्स कबूतरों के पैरों के लिए। अब कबूतर ही कितने छोटे होते हैं, उनके पैर कितने नाजुक होंगे, तो उनके पैरों के लिए सुंदर सुंदर घंटियां हैं। और वो कितनी डेलिकेट है? फ्रेल, फ्रेल मतलब डेलिकेट, नाजुक। फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग मतलब, ड्रैगन फ्लाई मतलब हेलीकॉप्टर वाला जो कीड़ा होता है, उसके जो पंख होते हैं वो कितने हल्के होते हैं, तो उतने हल्के क्या है? ये बेल्स हैं। सो बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाई विंग। तो ये मार्क करके रखिए, ये सिमिली है। ये फिगर ऑफ स्पीच आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कंपैरिजन। सो यू विल से दैट द वेरी वेरी डेलिकेट बेल्स, वो भी बेल्स सोने की बेल्स है, द गोल्डन बेल्स विच आर देयर विद द गोल्डस्मिथ, दे आर सो डेलिकेट। हाउ they are so delicate, they are as delicate as the wings of the dragonfly. Girdles of gold for the dancers, अब dancers के लिए girdles हैं, कमर पट्टा है। Scabbards of gold for the king, king के लिए, अब राजा महाराजाओं के जो तलवार रखने के स्कैबर्ड होते हैं, जो मियान होती है जिसमें वो तलवार रखते हैं, ये स्कैबर्ड्स, ये स्कैबर्ड भी गोल्डन होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू इस स्टॉल से और थोड़ा आगे जाती है, उन्हें क्या दिखते हैं? कोई फल वाले दिखते हैं। व्हाट डू यू क्राई ओ ए फ्रूटमैन, साइट्रॉन, पोमोग्रेनेट एंड प्लम। साइट्रॉन, अब व्हाट डू यू क्राई ओ ए फ्रूटमैन, फ्रूटमैन मतलब फल बेचने वाले। साइट्रन मतलब मौसम्बी है, पोमोग्रेनेट मतलब उनके पास अनार है, प्लम मतलब आलू बुखार है। तो ये सारे फल बेचे जा रहे हैं। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, अब और आगे जाकर उन्हें कुछ म्यूजिशियंस दिखते हैं, तो वो कुछ म्यूजिक बजा रहे होते हैं। तो ये म्यूजिशियंस के पास कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? सितार है, सारंगी है और ड्रम है। देन व्हाट डू यू चांट ओ मैजिशियंस, और आगे जाके उन्हें कोई मैजिशियंस दिखते हैं, जादूगर दिखते हैं, वो कोई स्पेल्स, कुछ मंत्र बोलते हैं। स्पेल्स फॉर द एओन्स टू कम, स्पेल्स फॉर द एओन्स, एओन्स मीन्स फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर अनएंडिंग ईयर्स टू कम। पता नहीं कौन सी दुनिया में जाते हैं, कौन से दुनिया से के लोगों से बातें करते हैं। सो दे आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स टू कम। व्हाट डू यू वीव ओ ए फ्लावर्स, अब और आगे जाके उन्हें कोई फूल वाले दिखते हैं। तो ये फूल वाले क्या कर रहे हैं? ये क्या बेच रहे हैं? विद टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड। टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड मीन्स उनके पास कुछ टैसल्स मतलब गोंडे होते हैं, जो जैसे हम लेस के साथ भी कुछ गोंडे लगाते हैं। सो देयर आर सो मेनी what you say things which are being sold by these flower girls with tassels of azure and red। और उनके पास ये tassels, ये जो गोंडे हैं वो रेड कलर के हैं, azure मतलब लाइट ब्लू कलर के हैं। crowns for the brow of a bridegroom, crowns उनके पास मुकुट है, या फिर माथे पर जो लगाते हैं वो
मुंडावली जिसको हम मराठी में कहते हैं. सो दैट इज क्राउन्स फॉर द ब्राउ. तो ये ब्राउ मतलब आईब्रो के या ये फोरहेड के वहां पर ब्राइड ग्रूम को पहनाया जाता है. तो ये माथे पर रखा जाता है क्राउन. तो ये भी उनके, और ये सारा फूलों का बना हुआ है. सो क्राउन्स फॉर द ब्राउ ऑफ अ ब्राइड ग्रूम. चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड. तो ब्राइड ग्रूम की पहले बात हो चुकी है. इसका मतलब ब्राइड ग्रूम और ब्राइड के एक नए लाइफ की शुरुआत हो रही है, नए जीवन की शुरुआत हो रही है. तो जीवन की शुरुआत भी फूलों से होती है. एक सुंदर खुशबूदार उनका जीवन हो, सुंदर हो, फूलों की तरह खूबसूरत हो जीवन. इसीलिए हम फूलों से इस जीवन की शुरुआत करते हैं. सो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ब्राइड ग्रूम के लिए क्या है? क्राउन्स. फिर चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड. सो वहां पर कुछ लड़ियां हैं, फूलों की लड़ियां, जो उसके ब्राइड ग्रूम के बेड को सजाने के लिए बनी हुई है. इसका मतलब यहाँ से दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो रही है. तो इसकी शुरुआत भी फूलों से सुगंधित और बहुत खूबसूरत हो. इसका सिंबॉलिक अर्थ ये है. देन शीट्स ऑफ व्हाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड. तो एक जगह तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के लिए और सुंदर सजावट के लिए सुंदर फूलों का इस्तेमाल किया गया है. जैसे जीवन के शुरुआत के लिए फूलों का इस्तेमाल किया गया है, वैसे ही जीवन के अंत में भी हम लोगों की विदाई, जो भी व्यक्ति गुजर जाता है उसकी विदाई भी, उसकी अंत्य यात्रा में भी फूलों का उपयोग होता है. तो शीट्स ऑफ व्हाइट ब्लॉसम्स. तो जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, व्हेन अ पर्सन इज डेड, देयर इज अ व्हाइट शीट ऑफ व्हाइट ब्लॉसम्स. सफेद फूलों की चद्दर इस डेड बॉडी के ऊपर भी डाली जाती है. न्यू गार्नर्ड. न्यू गार्नर्ड मीन्स फ्रेशली प्लक्ड. एक ताजे फूल, जो हम कहते हैं ताजे फूलों की चादर, ये डेड के ऊपर बिछाई जाती है. टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड. क्यों डालते हैं हम, क्यों व्हाइट शीट यूज करते हैं? टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, सो दैट व्हेनेवर ये जो हम विदाई भी कर रहे हैं, तो ये विदाई भी बहुत खूबसूरत हो, परफ्यूम्ड हो. इसीलिए भी हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और सुगंधित ये यात्रा, अंत्य यात्रा को भी बहुत खूबसूरत बनाते हैं. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम एंड नाउ वी विल टेक द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस. नाउ चूज. अगर आपके पास बुक है तो अच्छा है, नहीं है तो आई विल बी रीडिंग आउट द ऑल्टरनेटिव्स टू यू. अब मैंने पोएम इतने अच्छी तरह से आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन फुल डिटेल. सो नाउ यू विल बी एबल टू गिव मी द आंसर्स. जिस भी व्यक्ति को आंसर देना है, अपना ये जो माइक्रोफोन है उसको अनम्यूट करके आप आंसर मुझे दे सकते हैं. ओके, सो व्हाट वाज नॉट बीइंग सोल्ड बाय द मर्चेंट्स. मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स दूंगी, उसमें से कौन सी चीज मर्चेंट्स नहीं बेच रहे हैं. ओके, व्हाट वाज नॉट बीइंग सोल्ड बाय द मर्चेंट्स. कौन सी चीजें वो वह नहीं बेच रहे हैं? टर्बन्स एंड ट्यूनिक्स, मिरर्स, डैगर्स, सैफरन. इसमें से कौन सी चीज वो नहीं बेच रहे हैं? Saffron. Saffron. Very good, very good. Dipanshu. Saffron. Oh, Dipanshu. Saffron, ma'am. Yes. So very good. Ma'am, saffron. The answer is correct, and Pratiksha has given the answer saffron. Very good. Now we move on to the next question. The maidens are engaged in what activity? अब ये जो maidens हैं, वो कौन सी activity कर रही है? Okay. Weighing saffrons, lentil and rice, की grinding sandalwood, henna and spice, displaying their wares, or none of the above. What are the maidens doing? Ma'am, grinding. Grinding and spice. Very good, very good. Now we move on to the next question. What do the flower girls weave for the bridegroom? Bridegroom के लिए ये flower girls जो हैं, फूल बेचने वाली जो हैं, वो क्या यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस में से क्या कर रही हैं? क्राउन्स, what are they weaving? क्या बना रही है वो? Crowns and chaplets, की garlands and chaplets, की bouquets and crowns, की none of the above. Crowns and chaplets. Options सुनिए.
फ्लावर गर्ल्स क्या वीव कर रही हैं? क्राउन्स एंड चैपलेट्स, गार्लैंड्स एंड चैपलेट्स, बुकेज एंड क्राउन्स, कि none of the above? Crowns and chaplets. What are they weaving? And chaplets. What are they Crown weaving? and Yes. Crowns and chaplets. Crown and chaplet. Crowns and chaplain. crowns and Chaplets. chaplets. To अब यहाँ पे क्या है? Chaplets to garland his bed. तो chaplets. तो what will be crowns and chaplets. बहुत नजदीक की चीजें होती है, एकदम से आंसर देने के पहले थोड़ा सोच लें. What does the line "frail as a dragonfly's wing" suggest about the goldsmith? अब ये जो लाइन है फ्रेल, ये मैंने पहले समझा दिया आपको. फ्रेल मतलब वेरी वेरी डेलिकेट. As a dragonfly's wing, what does the line "frail as a dragonfly's wing" suggest about the goldsmith? कि that they are unskilled, कि that the ornaments they create are frail and fragile and therefore likely to break, कि that they skillfully produce delicate and beautiful ornaments fit for royalty, कि that they are skilled in producing ornaments for birds and the feet of blue pigeons. Yes? Can you Third tell? option. फिर से सुनिए कि what does the line "frail as a dragonfly's wing" suggest? ये जो कहा गया है कि वो सुनार जो है इतने डेलिकेट चीजें बनाते हैं, तो ये क्यों बनाते होंगे? तो सुनिए पहले. बिकॉज दे आर अनस्किल्ड. वो अनस्किल्ड है इसलिए कि that the ornaments that they create, ये जो ornaments वो बना रहे हैं वो फ्रेल है, बहुत नाजुक है, फ्रेजाइल है और इजीली टूट सकते हैं. ये है आंसर. की थर्ड, that they skillfully produce delicate and beautiful ornaments fit for royalty, कि वो बहुत delicate ornaments, रॉयल मतलब किंग्स जैसे किंग वगैरह, रॉयल लोगों के लिए बहुत हल्के, बहुत नाजुक, बहुत कारीगरी वाले ऑर्नामेंट्स सुनार के पास है और वो ये बनाते हैं. कि that they are skilled in producing ornaments for birds, कि वो बर्ड्स के लिए ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, और feet for the feet of blue pigeons, पिजन्स के लिए वो ये बनाते हैं. मैम 4th नंबर पिजन्स के लिए बनाते हैं मैम. That they are skilled in मैम 4th नंबर. or birds. तो they are Number. पर बर्ड्स के लिए कोई ऑर्नामेंट्स बनाता है क्या? Ma'am. बर्ड्स के लिए कोई Option number C. No, ma'am. Third. डायरेक्ट option. देना चाहिए कि Third इनडायरेक्ट? option ma'am. थोड़ा सोचिए और कल मुझे बताइए आराम से विचार करके, एकदम डोंट जंप टू कंक्लूजन. थोड़ा विचार. अगर आपके पास बुक है तो बुक में फिर से पढ़िए. ये पोएम बुक अगर आपके पास नहीं है तो ये पोएम ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो रीड. बिकॉज यू नो हर चीज टीचर ने एकदम रेडीमेड आंसर देने से, कुछ आप मेहनत कीजिए, आपको आ जाएगा. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क मी इन माय नेक्स्ट क्लास. व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट इमोशन एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर? What is the predominant emotion express? अब ये पूरे कविता में कौन सा इमोशन बहुत ज्यादा है? एंगर, गुस्सा है क्या ये पोएम में? फिर अपैथी, पैथेटिक है क्या कि हमको किसी की दया आ रही है? दैट इज अपैथी. देन जेलसी, यहाँ पर जेलसी है क्या? किसी के बारे में हम जेलस हो रहे हैं क्या? या जेलस मतलब जलन हो रही है? और फिर लास्ट है डिलाइट, आनंद. वेरी गुड, वेरी गुड. तो देखो आपको कोई गाइड वाइड की जरूरत नहीं है. आप वैसे ही अगर क्लास में अटेंटिव हो तो आपको वैसे ही आंसर्स आ जाएंगे. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब ये बड़े आंसर्स हैं जो आपको देना है. एक मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए. हमेशा ये पूरी कविता सुनने के बाद यू प्रिपेयर वन बिग क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर हम सेंट्रल आइडिया इस क्वेश्चन के ये बना लेते हैं तो हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा आंसर देना है, 150 वर्ड्स में आंसर देना है. तो एक ही अगर हम आंसर बना देते हैं कि कविता कैसी है. अब ये सारे क्वेश्चंस को देखकर आप बोल सकते हैं कि दिस पोएम इज. सबसे पहले तो आप कैसे कविता को शुरू करोगे? दिस पोएम इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू. द टाइटल ऑफ द पोएम इज इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. It depicts the scene of the Hyderabad Bazaar. The Sarojini Naidu has used words, and while reading the poem, the whole scene of bazaar flashes in front of your eyes. तो ये सारी चीजों की शुरुआत आप बोलना है. कोई भी क्वेश्चन हो तो ये 3-4 चीजें तो आपको बोलना ही है. और उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन है? अब जैसा हम एक क्वेश्चन देखेंगे, रीडिंग दिस पोएम इज अ सेंसुअल एक्सपीरियंस, डिस्कस.
तो ये पोएम पढ़ते समय एक सेंशुअल एक्सपीरियंस, सेंशुअल मतलब क्या, ये हमारी सारे सेंसेस को छूती है। सेंसेस मतलब क्या, तो नाक, जिससे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे, नाक मतलब सुगंध, फिर देन टेस्ट, टेस्ट मतलब जो हम टेस्ट कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, फिर आईज, ये दो हो गए, नाक, टेस्ट, आईज मतलब जो आंखों से हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ये भी एक हियरिंग सेंस ही है। सो 1 2 3 4 4 ऑर्गन्स है, एंड फिफ्थ इज फीलिंग, दैट इज हमारी स्किन को अगर कुछ कोई छूता है तो दैट इज अ फीलिंग। तो ये पांचों सेंसेस हैं। तो इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद में सेंशुअल एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप मानते हो सेंशुअल एक्सपीरियंस है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. क्योंकि सुगंधित Yes, फूल ma'am. है तो वी कैन स्मेल, परफ्यूम है, आप शब्द भी बता सकते हो कि द वर्ड परफ्यूम गिव्स यू द, इट हेल्प्स यू टू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स। अब देखने के लिए चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम, सुंदर सुंदर जरी की चीजें हैं, ट्यूनिक्स हैं, टर्बन्स हैं, जो हम देख सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर रंगों के हैं। उसके बाद कलरफुल दाल, कितनी सारी दालें हैं तो वो भी कलरफुल है ना? वहां पे मेहंदी कलर भी दिख रहा है, मेहंदी पीसी जा रही है। तो द बाजार इज फुल ऑफ कलर्स। तो आंखों के लिए भी बेजवानी है, इट इज अ डिलाइट फॉर द आईज। देन फॉर द ईयर्स, ईयर्स के लिए कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज इन द पोएम व्हिच टेल्स यू समथिंग दैट व्हिच यू कैन लिसन? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो जो व्यापारी लोग चिल्लाते हैं वेरी वो, गुड, मैम बेल्स बेल्स। yes, very good. So people are shouting, people are selling things and they are shouting, और लोग वो बेचने वाले भी चिल्ला रहे हैं, and even the people are asking questions, क्या बेच रहे हो आप, जैसे सरोजिनी नायडू is asking questions. So we can experience the sound, हमें कान में आवाज भी सुनाई दे रही है। So शब्दों के माध्यम से हमें we can experience the sound also. तो ये तीसरी चीज हो गई है। फिर स्मेल हो गया। टेस्ट के बारे में आप क्या बोलोगे, वहां पे कौन सी चीजें हैं? टेस्ट, टेस्ट के लिए फ्रूट्स, वेरी गुड, फ्रूट्स, साइट्रन, पोमोग्रेनेट, Rice, Rice and rice. Grains, vegetables. यस। सो हमें Pomegranate. आप फ्रूट्स का उदाहरण दे सकते हैं कि देयर आर थिंग्स व्हिच टेल यू अबाउट द टेस्ट, स्मेल एंड ऑल दीज थिंग्स। सो एंड फील, तो फीलिंग के लिए आप बोल सकते हैं कि द होल एक्सपीरियंस ऑफ बाजार मेक्स यू वेरी हैप्पी। कोई बाजार में जाके दुखी तो नहीं होता है ना? सब खुश रहते हैं, वहां का माहौल ही आपको खुश करता है। तो इट वो फीलिंग है। सो दैट इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। सो दैट इज द फिफ्थ फीलिंग। तो सारे सेंसेस कवर हो गए हैं, समझ में आया? सो यू कैन राइट, एंड ये आंसर्स लिखने के बाद आप मुझे मेल करिए ये आंसर्स, ठीक है? मैं आपको बताऊंगी कौन से मेल पे आपको मेल करना है। तो सो दैट यू विल ऑल्सो बी लर्निंग, एंड अलॉन्ग विथ मी आपकी पढ़ाई यहाँ पे हो जाएगी। ओके, देन यू राइट द आंसर हियर। अपनी कॉपी में आंसर्स लिखे, क्योंकि यही आपका असाइनमेंट होगा। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रही हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो इससे आपकी कॉपी अगर पूरी होगी तो मैं आपको फुल 20 मार्क्स देने वाली हूँ। ओके, कमेंट ऑन द juxtaposition of the flower girls making garlands for a bridegroom while also making them for corpses at the same time. ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि juxtaposition मतलब दो चीजें बताई हुई है। फ्लावर गर्ल्स दो चीजें बना रही है। दो चीजें मतलब ये जो फूल बनते हैं उनका उपयोग दो चीजों के लिए होता है, जीवन की शुरुआत के लिए और जीवन के अंत में। So when you are beginning your life, when you are getting married, that is also a kind of beginning of your life. At that time also flowers are used, and flowers are also used when you die. So ये अभी मैंने 2-3 लाइन्स में बताया, but you make a paragraph of this, और सारे पैराग्राफ्स को कंपाइल करके बनाओगे तो आपकी पूरी समरी बन जाएगी। Okay, now let us begin with the third question. Describe the scene of the bazaar in your own words. अब ये पूरी पोएम को आपको अपनी own words में लिखना है कि you begin with the Sarojini Naidu, why she has written this poem in the form of questions and all those things. There is jostling, there is activity in the bazaar. Bazaar is colorful and it gives you a sensual experience. ये सारी चीजें, ये शब्द आप ये आंसर में यूज करिए। ओके, देन शी begins with the first, she visits the first stall. What is there in the first stall? There are merchants who are selling their
they are the richly their labels are displayed. और फिर कौन कौन से वेयर से you explain. Then she goes to the next. What is there in the next stall? You explain that. ऐसे कर करके आप हर स्टॉल को अपने शब्दों में explain कीजिए. Okay. Then you move on to the next question. Look at the way the stanzas of the poem are divided. Notice the rhyme scheme and the repetition of certain words. Write a note on the effect these create on the reader. अब आपको मैं rhyme scheme, कैसी है rhyme scheme? आप हर स्टैंजा को आपके पास है हर स्टैंजा, मैं यहाँ पे फिर से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकती हूँ. We can just have a look at these stanzas. तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है. पहला स्टैंजा देखो, merchants. What do you sell? Oh, a merchants. अब ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका कोई आंसर दे रहा है क्या? नहीं. यहाँ पर कुछ आंसर्स सरोजिनी नायडू खुद ही बोल रही हैं कि richly your wares are displayed. आपके पास तो ये दिख रहा है. तो ऐसे क्वेश्चंस जब रहते हैं जिसका आंसर अपेक्षित नहीं है, तो उसको हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस. उनको क्या कहते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चंस. रिटोरिकल, RHETORICAL, rhetorical questions. Rhetorical questions means where the answer is not expected. ये भी आप लिख सकते हो कि these questions in the poem, they are rhetorical questions in which the answers are not expected. जैसे हम क्लास में कहते हैं कौन शोर मचा रहा है, तो that does not mean कि मुझे आंसर चाहिए कि हाँ ये, या फिर अगर मैं बोल रही हूँ कितना शोर मचा रहे हो आप, कितना मतलब थोड़ा ज्यादा, ऐसा तो नहीं रहता उसका आंसर. तो ये क्वेश्चन जो है उसके अंदर ही आंसर होते हैं. कितना शोर मचा रहे हो मतलब इसका आंसर ही है कि आप बहुत शोर मचा रहे हो. तो द आंसर इज देयर इन द क्वेश्चन. यहाँ भी सरोजिनी नायडू इज गिविंग द क्वेश्चंस, शी इज आस्किंग द क्वेश्चंस एंड शी इज गिविंग द आंसर्स आल्सो. सो सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड रिटोरिकल क्वेश्चंस. देन टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर. तो यहाँ पर उनके और हम सारे शब्द जो हैं, देखिए मेरा एरो दिख रहा है, शब्द के लास्ट वर्ड्स को भी हमको देखना है क्योंकि हमको राइम स्कीम देखना है. तो पहला लास्ट वर्ड है मर्चेंट्स, उसके बाद डिस्प्लेड, थर्ड है सिल्वर, उसके बाद है ब्रोकेड. तो ब्रोकेड ये किसके जैसा सुनाई देता है? डिस्प्लेड, डिस्प्लेड, ब्रोकेड, है ना. फिर ये एम्बर किसके जैसा है? सिल्वर. तो जो एंड वाले शब्द होते हैं हमको उनको देखना है. मर्चेंट्स के जैसा कुछ है क्या? नहीं. मर्चेंट्स के बाजू में आप लिखिए ए, मर्चेंट्स के बाजू में लिखिए ए, डिस्प्लेड के बाजू में लिखिए बी, ठीक है. देन सिल्वर के बाजू में लिखिए सी. क्यों हम अलग अलग लिख रहे हैं? क्योंकि मर्चेंट्स के जैसा डिस्प्लेड सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, अलग है, इसीलिए इसको हम बी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे. सिल्वर ये डिस्प्लेड के भी जैसा सुनाई नहीं दे रहा और मर्चेंट्स के जैसे भी सुनाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए सिल्वर के बाजू में हम लिखेंगे सी. अब ब्रोकेड ये किसके जैसा सुनाई दे रहा है? डिस्प्लेड जैसा. तो ब्रोकेड के बाजू में हम क्या लिखेंगे? यस बताइए. ब्रोकेड के बाजू में हम लिखेंगे बी. वो डिस्प्लेड जैसा है, करेक्ट, वेरी गुड. उसके बाद एम्बर ये सिल्वर जैसा है, एम्बर ये सिल्वर जैसा है, इसीलिए उसके बाजू में लिखेंगे हम सी. और जेड ये किसके जैसा है? ब्रोकेड, डिस्प्लेड, तो इसके बाजू में हम लिखेंगे बी. अब हमारा एक स्टैंजा खत्म हो गया है. तो ये स्टैंजा की राइम स्कीम क्या बनी है हमारी? ए बी सी बी सी बी. समझ में आया? ए बी सी बी सी बी. देखिए यहाँ पर है ए बी सी बी सी बी, ठीक है. या फिर इसको बोल सकते हैं ए बी सी बी सी बी, ए बी सी बी सी बी, ऐसे भी बोल सकते हैं. जब हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं फिर हम ABCD से शुरू करेंगे. वेंडर्स के बाजू में लिखिए ए, ठीक है, वेंडर्स के बाजू में लिखिए ए. राइस के बाजू में लिखिए बी क्योंकि वो अलग है, ठीक है. अब मेडन्स ये और अलग है, तो मेडन्स के बाजू में भी लिखिए सी. अब स्पाइस ये कैसा है? स्पाइस ये राइस जैसा है, राइस इसके बाजू में लिखिए बी. और फिर पेडलर्स ये वेंडर्स जैसा है, तो इसके बाजू में लिखिए ए. एंड देन डाइस इज लाइक स्पाइस एंड राइस, तो उसके बाजू में लिखिए बी. तो ये स्टैंजा की राइम स्कीम कैसी है? ए बी सी बी ए बी. क्या है? ए बी सी बी ए बी. समझ में? फिर हम थर्ड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं.
व्हाट डू यू मेक ओ ए गोल्डस्मिथ? अब गोल्डस्मिथ के बाजू में लिखिए ए, रिंग के बाजू में लिखिए बी, पिजन्स के बाजू में लिखिए सी, विंग ये रिंग जैसा है तो इसीलिए हम लिखेंगे बी, डांसर्स ये और अलग है तो इसके लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डी। डी। डांसर्स ये किसके भी जैसा नहीं है। और किंग, विंग, रिंग तो ये बी है। ए बी सी बी डी बी, ए बी सी बी डी बी। पहले में क्या है? ए बी सी बी, सॉरी ए बी सी बी सी बी, फिर ए बी सी बी ए बी, ए बी सी बी डी बी, बिल्कुल अलग है ये राइम स्टैंजा। अब हम आखिरी फिर इसके बाद दूसरे इसमें पहुंचेंगे फ्रूटमैन में। फ्रूटमैन वाला देखते हैं। फ्रूटमैन के बाजू में लिखे ए, प्लम के बाजू में लिखे बी, म्यूजिशियंस के बाजू में लिखे सी, ड्रम ये प्लम जैसा है तो लिखे बी, मैजिशियन ये अलग ही म्यूजिशियन जैसा है तो सी जैसा है, और कम ये ड्रम और प्लम जैसा है तो इसको लिखे बी। सो ये क्या हो गया? ए बी सी बी सी बी, ये हो गया ए बी सी बी सी बी। एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, फ्लावर गर्ल्स वाला स्टैंजा। ये कैसा है देखिए, फ्लावर गर्ल्स के बाजू में लिखेंगे ए, रेड के बाजू में लिखेंगे बी, ब्राइड ग्रूम के बाजू में लिखेंगे सी, बेड ये रेड जैसा है तो लिखेंगे बी, गार्नर्ड ये और अलग है तो इसको लिखेंगे हम डी, और डेड ये बेड और रेड जैसा है तो इसको लिखेंगे बी। अब मुझे बताइए इसमें से कौन कौन से स्टैंजास एक जैसे हैं? फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड एंड ए बी सी बी डी बी, थर्ड एंड फिफ्थ ये एक जैसे हैं, ए बी सी बी ए बी, और फर्स्ट और फोर्थ एक जैसा है, फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड वाला ये सबसे अलग है, ठीक है, सेकंड वाला सबसे अलग है। तो हम इसकी राइम स्कीम इस तरीके से लिखेंगे कि इनकी ये कौन से, आप राइम स्कीम करके ये बता सकते हैं कि पहले स्टैंजा की ये है। काफी बार पूरे कविता की राइम स्कीम एक होती है तो आप तब लिखते हो कि द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज दिस दिस दिस, लेकिन अभी आपको एक कॉमन फीचर कौन सा आपको ध्यान में आ रहा है पूरे पोएम में? आपने तो मुझे बता दिया कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, लेकिन पूरी पोएम में एक चीज मैच हो रही है जो मतलब सेकंड फोर्थ मतलब ऑल्टरनेट राइम जो है वो मैच हो ही रही है। बी वाली जो राइम है वो सारे स्टैंजास में मैच हो रही है ना, हर सेकंड फोर्थ लाइन जो है, बी लाइन जो है सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ लाइन हर स्टैंजा में मैच हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हर स्टैंजा अलग भी है और हर स्टैंजा एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। तो इमोशंस जो है, डिलाइट जो है, वो हर स्टैंजा की अपनी, ये हर स्टैंजा की अपनी खासियत भी है। मतलब क्या, मर्चेंट्स की अपनी खासियत है, वेंडर्स की अपनी खासियत है, गोल्डस्मिथ की अपनी खासियत है। तो राइम स्कीम क्या बता रही है अपने आपको कि एवरी स्टैंजा हैज इट्स ओन स्पेशलिटी, but when the second, fourth and sixth line they rhyme in all the stanzas, that means there is a connectivity। तो ये सारे स्टॉल्स एक ही बाजार में है, सारे स्टॉल्स में हम कवियत्री एक के बाद एक स्टॉल में जा रही है तो देयर इज अ कनेक्टिविटी, और ये पूरे स्टैंजास ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सबको मिलाकर एक सुंदर सेंशुअल एक्सपीरियंस। कोई स्टैंजा जो है वो आंखों के लिए मतलब अलग अलग सेंस को बता रहा है। पहले इसमें आंखों की डिलाइट है, सेकंड इसमें ये स्पाइस, राइस, ये सब जो हो रहा है, व्हाट डू यू कॉल व्हाट, तो ये सारी चीजें हमें सुनाई भी दे रही है। तो हर स्टैंजा में कुछ कॉमन चीजें हैं जहाँ पे सुनाई देने की एक्टिविटी है। सो दैट ऑल्सो यू कैन से व्हाट इज ऑल कनेक्टेड, एंड द होल poem gives you an experience of delight. It gives you the experience of bazaar, and so there is a connectivity in all the stanzas. Though the stanzas are different, why are the stanzas different? Because they are selling different things. So there is a variety, but there is unity in that. Why? Because together it brings out the experience of the bazaar. ये इसका है। आपको मैं ये जो अभी मैंने रिकॉर्डिंग किया है इसको मैं आपके ग्रुप पर डालूंगी, सो दैट यू कैन लिसन टू इट अगेन एंड अगेन और आप आंसर आपका लिख सकते हो। ओके, सो Okay, ma'am. नोटिस्ड हाउ द
पोएम इज डिवाइडेड. Thanks, ma'am. पोएम को कैसे डिवाइड किया ये भी हमने देखा, राइम स्कीम भी देखी, रिपीटिशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स, कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनकी भी एक लिस्ट बना के देखो. राइट अ नोट ऑन द इफेक्ट, तो ये इफेक्ट मैंने अभी आपको समझाया, तो पूरा इफेक्ट मैंने समझाया, ये आपको आपके वर्ड्स में, आपके शब्दों में आपको आंसर में लिखना है. और लास्ट क्वेश्चन है, how does this poem balance the physical world with the philosophical world? तो इसमें फिजिकल वर्ल्ड को हमें क्या दिख रहा है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम क्या जान रहे हैं यहाँ पर? यस, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. फिजिकल वर्ल्ड क्या कैसा होता है? डिलाइट का होता है, बहुत सारी चीजें आनंद की होती हैं, लेकिन आनंद के साथ हमें ये भी चीज ध्यान में रखना है कि ये everything is temporary, you have to enjoy life. This is also communicated by this key. And what is the philosophy behind it? That you have to, that the life is small, enjoy your life, enjoy the pleasures of life, enjoy your clothes, enjoy what you want to eat. Okay, the beginning of your life, let the beginning of your life be very happy. And when you die also, that death is also is not a very sad thing, but it has become interesting, because when you die, that also has a very good what you say connotation here. यहाँ पे बताया गया है कि आपकी अंत यात्रा भी फूलों से सजाते हैं, तो दुख से आप हमको दुखी होकर विदा नहीं करते, तो कि हमने खुद को हम संतुष्ट हैं हमारी लाइफ से, और जब हम किसी को विदा करते हैं तो कि उसके लिए सैड नहीं रहते कि हाँ ये तो बात दुख है ही कि कोई जाता है तो we will miss that person, but he has lived life fully. So that is also reflected in this poem. So thank you very much, and you can think about the philosophy also, okay, about the philosophy which is there in the poem. And if you want some other help, if I feel that I want to give you some explanation, I will write it in the what you say in the group, okay? But I think we have enjoyed the lesson, and now you can unmute and tell me how you have enjoyed, and then we'll stop. So did you like the poem? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. enjoyed. And there were people, you have seen that on the screen, Vaishnavi Maraskole, she was writing and on the screen, so I'm going to take action against her. So Vaishnavi, I'll just check her name, and she will be removed then. Okay, so today it was a nice session, nobody disturbed me, I enjoyed, and thank you very much, because you know, you don't just trouble me, but you disturb the whole class, which I don't want. And we will finish the course very soon, so, and then you can get a lot of time to practice. Complete your assignments, whatever questions we have discussed, write it in your notebook, so that that will be your assignment copy, which you will be submitting to. Okay, so thank you very much, and goodbye. Ma'am,